हेलो एवरीबॉडी, मेरा नाम प्राची गर्ग है और आज मैं आप लोगों को बिजनेस रेगुलेटरी फ्रेमवर्क का चैप्टर फर्स्ट पढ़ाने वाली हूँ। जो पहला है एसेंशियल ऑफ वैलिड कॉन्ट्रैक्ट, ये हमारा फर्स्ट चैप्टर है और ये इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट में आता है 1872 में, जिसका डेफिनेशन है एवरी एग्रीमेंट एंड प्रॉमिस इन्फोर्सेबल एट अ कोर्ट ऑफ अ लॉ इज़ अ कॉन्ट्रैक्ट। वो सारे एग्रीमेंट और प्रॉमिस जो कि कोर्ट में इन्फोर्सेबल हैं वो कॉन्ट्रैक्ट कहलाते हैं। और ये डेफिनेशन सेक्शन 2 सबसेक्शन H ऑफ द इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट में दी गई है। ये आपको एज इट इज़ लिखनी पड़ेगी, अब इसमें आप कोई चेंजेस नहीं कर सकते। एलिमेंट ऑफ कॉन्ट्रैक्ट, फर्स्ट कॉन्ट्रैक्ट, ये ऑफ़र, एक्सेप्टेंस और इन्फोर्सिबिलिटी से मिलके बनता है। आगे हम पढ़ेंगे कि ऑफ़र क्या होता है, एक्सेप्टेंस क्या होता है और इन्फोर्सिबिलिटी क्या होता है। ये ऑफ़र, एक्सेप्ट और इन्फोर्सिबिलिटी से मिलके बनता है कॉन्ट्रैक्ट। एग्रीमेंट क्या होता है? एग्रीमेंट वो होता है जो कि ऑफ़र प्लस एक्सेप्टेंस, जिसमें ऑफ़र दिया जाता है और जब सामने वाला उसे एक्सेप्ट कर लेता है उसे हम एग्रीमेंट कहते हैं। फॉर एग्जाम्पल, ए ऑफर टू सेल हिज बाइक टू बी फॉर Rs 70,000, बी एक्सेप्ट द ऑफर। फॉर एग्जाम्पल में ए ने अपनी बाइक बेची, किसको? बी को बेची, कितने में? 70,000 में, और बी ने उस ऑफर को एक्सेप्ट कर लिया, तो हम कहेंगे कि ये एग्रीमेंट हुआ इनके बीच में। जब कोई प्रपोजल व्हेन एक्सेप्टेड बिकम्स अ प्रॉमिस, जब कोई प्रपोजल और ऑफर जब एक्सेप्ट कर लिया जाता है तो हम उसे क्या बोलते हैं? प्रॉमिस बोलते हैं। थर्ड हो गया आपका इन्फोर्सिबिलिटी। इन्फोर्सिबिलिटी क्या होता है? यहाँ पे ध्यान दीजिएगा, फर्स्ट पॉइंट कॉन्ट्रैक्ट है, सेकंड पॉइंट एग्रीमेंट है और थर्ड पॉइंट इन्फोर्सिबिलिटी। ये प्रपोजल वाला ये आपको समझाने के लिए लिखा है, अगर आपको लिखना है तो आप उसे ऐड कर सकते हैं, नहीं तो आप उसे स्किप कर सकते हैं। इन्फोर्सिबिलिटी क्या होती है? इफ़ एन एग्रीमेंट क्रिएट एनी लीगल ऑब्लिगेशन देन एग्रीमेंट इज सेड टू बी इन्फोर्सिबिलिटी बाय लॉ। जब कोई भी कॉन्ट्रैक्ट जो आपके बीच में हुआ है, अगर वो लीगल ऑब्लिगेशन क्रिएट कर रहा है तो हम उसे बोल सकते हैं कि वो इन्फोर्सिबिलिटी क्रिएट कर रहा है। उसमें लीगल ऑब्लिगेशन अगर है तो वो कॉन्ट्रैक्ट माना जाएगा। ये एक एसेंशियल वैलिड ऑफ कॉन्ट्रैक्ट में भी इंक्लूड है। फॉर एग्जाम्पल, इन अबव एग्जाम्पल, जैसे कि जो हमने पहले के एग्जाम्पल में पढ़ा था, जो ये है ए ऑफर टू सेल हिज बाइक टू बी फॉर Rs 70,000, बी एक्सेप्ट द ऑफर, कि ए ने अपनी बाइक बेची थी बी को 70,000 में और बी ने एक्सेप्ट कर लिया। लेकिन अगर इन्फोर्सिबिलिटी में क्या होता है, अगर जैसे उसने अपनी बाइक बेची बी को और बी ने एक्सेप्ट करने के बाद अगर उसे पेमेंट नहीं करी तो ए उसे स्यू कर सकता है कोर्ट में, उसे वो कोर्ट में ले जा सकता है। ये इन्फोर्सिबिलिटी। फिर हम पढ़ेंगे एसेंशियल ऑफ वैलिड कॉन्ट्रैक्ट क्या होता है। एग्रीमेंट, पहला पॉइंट है इसका एग्रीमेंट। एग्रीमेंट क्या होता है? ऑफर प्लस एक्सेप्टेंस, यहाँ पे इक्वल नहीं होगा, ऑफर प्लस एक्सेप्टेंस होगा। जब ऑफर कोई देता है उसे एक्सेप्ट कर लिया जाता है, उसी को हम एग्रीमेंट बोलते हैं। देयर शुड बी टू पार्टीज, इसमें दो पार्टीज होती हैं। एंड शुड बी ऑफर क्लियर एंड डिफाइन, और जो ऑफर है वो क्लियर होना चाहिए, डिफाइन होना चाहिए। ऐसा नहीं होना चाहिए कि ऑफर क्लियर नहीं है, आप कुछ भी क्लियर नहीं बता रहे हो। फॉर एग्जाम्पल, जैसे आपने बोला कि मैं अपनी बाइक तुम्हें बेचूंगा, लेकिन आपने ये नहीं बताया कि आप कौन सी बाइक उसे बेचने वाले हैं, कितने प्राइस में बेचने वाले हैं, तो फिर ये ऑफर वैलिड हो जाए, वॉइड हो जाएगा। तो यहाँ पे जो भी ऑफर आप कर रहे हैं वो ऑफर क्लियर भी होना चाहिए और डिफाइन होना चाहिए, और शुड बी क्लियरली कम्युनिकेटेड एंड शुड बी अनकंडीशनल, और क्लियरली कम्युनिकेट किया गया हो और अनकंडीशनल होना चाहिए। उसके साथ कोई कंडीशन नहीं जुड़ी होनी चाहिए कि अगर ऐसा कुछ होता है तो ही मैं तुम्हें अपनी बाइक बेचूंगा, उसे कोई कंडीशन जुड़ी नहीं होनी चाहिए। उसी को क्या कहते हैं? हम एग्रीमेंट कहते हैं। इन्फोर्सिबिलिटी, जैसे हमने अभी आगे पढ़ लिया कि जब कोई भी एग्रीमेंट और अ कॉन्ट्रैक्ट अगर इन्फोर्सिबिलिटी क्रिएट करता है तो हम उसे क्या बोलते हैं? इन्फोर्सिबिलिटी बोलते हैं। जैसे कि क्रिएट लीगल ऑब्लिगेशन, कोई भी लीगल ऑब्लिगेशन आप उसे कोर्ट में ले जा सकते हो। जैसे कि कोई क्राइम हो गया, तो अगर आप, जैसे कि कोई भी मर्डर करा आपने और उसमें से मर्डर करने पे आपको पैसे मिल रहे थे 50,000, 20-25 आप बांटने वाले थे, लेकिन आपके पार्टनर ने पैसे अगर नहीं दिए तो आप कोर्ट में जाके उसे स्यू नहीं कर सकते कि उसने मुझे 25,000 नहीं दिए हैं तो इसे आप इसको सज़ा दो। ऐसा नहीं हो सकता, क्योंकि पहले तो आप ही फिर जेल चले जाओगे। तो इस तरह से आप लीगल ऑब्लिगेशन क्रिएट नहीं कर सकते इसमें। लेकिन जब कोई एग्रीमेंट कॉन्ट्रैक्ट बनता है तो उसमें लीगल ऑब्लिगेशन जरूर होता है, तभी वो कॉन्ट्रैक्ट बनता है। फॉर एग्जाम्पल, P इन्वाइट Q एट अ डिनर, Q accepted invitation. If Q does not comes, then P can't sue him as it is a social agreement. अगर
पी ने इनवाइट किया क्यू को डिनर के लिए और क्यू ने एक्सेप्ट कर लिया, लेकिन क्यू नहीं जा पाया किसी भी वजह से, तो पी उसे क्या कोर्ट में स्यू नहीं कर सकता क्योंकि ये एक सोशल एग्रीमेंट है। ठीक है, जो थर्ड पॉइंट है वो कैपेसिटी ऑफ पार्टीज है। एवरी पर्सन इज कैपेबल ऑफ एंटरिंग इनटू अ कॉन्ट्रैक्ट इफ, सारे लोग कैपेबल हैं इंटर करने के लिए कॉन्ट्रैक्ट में, जो कि एक मेजर पर्सन है, इज ऑफ साउंड माइंड, नॉट डिस्क्वालिफाइड बाय लॉ फ्रॉम एंटरिंग इनटू अ कॉन्ट्रैक्ट। मतलब मेजर मतलब जो 18+ हैं वो इंटर कर सकते हैं, जो साउंड माइंड के हैं वो भी इंटर कर सकते हैं। साउंड माइंड मतलब जो पागल नहीं है, साउंड माइंड में आते हैं। नॉट डिस्क्वालिफाइड बाय एनी लॉ फ्रॉम इंटरिंग इनटू अ कॉन्ट्रैक्ट, और वो कोई भी डिस्क्वालीफाइड नहीं है किसी भी लॉ के थ्रू। फॉर एग्जाम्पल, ए इज़ अ माइनर बोरो 2000 फ्रॉम बी। ए एक माइनर है जिसने उधार लिए कुछ पैसे, किससे? 2000 रुपये लिए, किससे? बी से लिए। कॉन्ट्रैक्ट विथ माइनर इज़ नॉट अ वैलिड कॉन्ट्रैक्ट। जो भी कॉन्ट्रैक्ट होता है हम तो उसे कॉन्ट्रैक्ट कह ही नहीं सकते, क्योंकि वो तो कॉन्ट्रैक्ट बना ही नहीं, क्योंकि उसने क्या किया? माइनर के साथ कॉन्ट्रैक्ट कर लिया। अब माइनर के साथ जब उसने कॉन्ट्रैक्ट किया, हम उसे कॉन्ट्रैक्ट नहीं कहेंगे, हम उसे कहेंगे एग्रीमेंट, क्योंकि ये वैलिड नहीं है, ये वॉइड हो गया। तो कॉन्ट्रैक्ट विथ माइनर इज़ नॉट अ वैलिड कॉन्ट्रैक्ट, सो बी कांट रिकवर हिज मनी फ्रॉम माइनर। तो अगर माइनर उसे पैसे नहीं देता है तो वो उसे रिकवर नहीं कर सकता और कोर्ट में भी स्यू नहीं कर सकता है। फ्री कंसेंट क्या होता है? फ्री कंसेंट मीन्स व्हेन बोथ पीपल एग्रीज ऑन द सेम थिंग इन द सेम वे और इन द सेम सेंस। मतलब कि जब दो पार्टीज इन्वॉल्व हैं अगर कॉन्ट्रैक्ट में और दोनों एक ही चीज़ पर एक ही तरीके से एग्री कर रही हैं, तो उसी को हम क्या कहेंगे? फ्री कंसेंट कहेंगे। फॉर एग्जाम्पल, इफ़ एक्स थ्रेटन्स टू किल वाई, अगर एक्स ने धमकी दी कि वो वाई को मार देगा, इफ़ ही डज नॉट सेल हिज बाइक टू एक्स, अगर वो अपनी बाइक किसको नहीं बेचता है? एक्स को नहीं बेचता। सो हियर कंसेंट इज़ नॉट फ्री, कॉन्ट्रैक्ट इज़ नॉट वैलिड, क्योंकि यहाँ पे अब फ्री कंसेंट नहीं है। अगर एक्स ने जैसे उसे धमकी दी है वाई को, तो वाई का तो कंसेंट फ्री नहीं है, वो धमकी में अपनी बाइक को बेचेगा, तो ये भी कॉन्ट्रैक्ट, ये भी एग्रीमेंट क्या हो जाएगा? वॉइड हो जाएगा। लॉफुल कंसिडरेशन, कंसिडरेशन मीन्स समथिंग इन रिटर्न फॉर समथिंग गिवन। कंसिडरेशन का मतलब ये होता है कि कुछ लेने के बदले में कुछ देना। फॉर एग्जाम्पल, जैसे आप शॉपकीपर के पास गए और आपने उनसे कुछ सामान लिया मैक्सिमम 50 रुपीज़ में, तो जो सामान आपने 50 रुपीज़ में लिया है, तो आपके लिए वो सामान कंसिडरेशन हो जाएगा, जो भी आपने गुड्स उससे परचेस किए हैं, और जो आपने उसे पैसे दिए वो पैसे उसके लिए कंसिडरेशन बन जाएगा। यही हो जाता है कंसिडरेशन। लेकिन लॉफुल कंसिडरेशन क्या होता है? लॉफुल कंसिडरेशन होता है जो कि वैलिड है, फ्रॉडलेंट नहीं है। मतलब कि आपने ऐसा कंसिडरेशन होना चाहिए जो वो उसको भी सही रहे और आपको भी सही रहे, किसी का पर्सनल इंटरेस्ट इसमें इंक्लूड नहीं होना चाहिए। कॉन्ट्रैक्ट इज़ वैलिड इफ़ इट इज़ नॉट फ्रॉडलेंट, कॉन्ट्रैक्ट वैलिड है अगर वो फ्रॉडलेंट नहीं है ना, फ्रॉड से नहीं है। डज नॉट इट इन्वॉल्व इंजरी टू पर्सन और प्रॉपर्टी ऑफ अनदर, अगर इसमें इन्वॉल्व नहीं है, किसी की इंजरी इन्वॉल्व नहीं है, किसी की प्रॉपर्टी को लेना नहीं है इन्वॉल्व, तो वो क्या आ जाएगा? आपको इसमें आ जाएगा, लॉफुल कंसिडरेशन में आ जाएगा। फॉर एग्जाम्पल, एक्स प्रॉमिस टू सेल हिज बाइक फॉर Rs 70,000 टू वाई। एक्स ने प्रॉमिस किया कि वो अपनी बाइक को किसे बेचेगा? वाई को बेच देगा 70,000 में। वाई एक्सेप्ट द ऑफर, हियर कंसिडरेशन फॉर एक्स इज 70,000 एंड फॉर वाई इज बाइक। तो यहाँ पे जो कंसिडरेशन है एक्स के लिए क्या हो जाएगा? 70,000 हो जाएगा, और वाई के लिए क्या हो जाएगा? बाइक हो जाएगा। लॉफुल ऑब्जेक्ट क्या होता है? ऑब्जेक्ट इज कंसिडरेशन कंसीडर्ड लॉफुल इफ़ इट इज़, ऑब्जेक्ट को कंसीडर किया जाएगा लॉफुल अगर वो फॉरबिडन बाय लॉ नहीं है, नॉट फ्रॉडलेंट, फ्रॉड से नहीं है, इफ़ इट इज़ नॉट इन्वॉल्व और इम्प्लीज इंजरी टू दी पर्सन और प्रॉपर्टी ऑफ अनदर, किसी की प्रॉपर्टी को या किसी को नुकसान पहुंचाने वाला नहीं है, इज़ इट नॉट इमोरल, नॉट अपोज टू पब्लिक प्रॉपर्टी, है ना, ये अगर इन्वॉल्व है किसी कंसिडरेशन में किसी में, तो वो लॉफुल ऑब्जेक्ट कहलाते हैं। अगर ये कॉन्ट्रैक्ट में इन्वॉल्व है तो हम उसे क्या बोलेंगे? वो लॉफुल ऑब्जेक्ट में है। फॉर एग्जाम्पल, एक्स एंड वाई entered into a contract for the division of the gain among them। जो एक्स और वाई है वो दोनों क्या करते हैं? कॉन्ट्रैक्ट में इंटर होते हैं, क्या डिवीज़न करने के लिए? जो गेन उन्हें मिला है
किससे? एक्वायर्ड बाय द फ्रॉडलेंट मीन्स ऑब्जेक्ट इज नॉट लॉफुल। मतलब जो उन्होंने फ्रॉड से पैसे कमाए हैं उसको वो डिवीज़न मतलब बांटने वाले हैं, और जो अमाउंट बांट रहे हैं तो वो क्या हो गया, वो फ्रॉड से लिया गया है, तो वो ऑब्जेक्ट क्या हो जाएगा, लॉफुल ऑब्जेक्ट नहीं होगा, उसमें कंसीडर नहीं किया जाएगा। फिर आता है अपन नेक्स्ट पॉइंट जो आता है, एग्रीमेंट नॉट एक्सप्रेसली डिक्लेयर्ड वॉइड। जो एग्रीमेंट एक्सप्रेसली क्या डिक्लेयर वॉइड डिक्लेयर ना किया गया हो, ये सेक्शन 24 से लेकर 30 तक के में है, जो कि किस में इंक्लूड है, इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट 1872 हैव लेड डाउन द एग्रीमेंट विच आर एक्सप्रेसली डिक्लेयर्ड वॉइड। हाँ, ये सारे के सारे हम आगे पढ़ेंगे, क्योंकि ये सारे टॉपिक्स जो हैं एक एक करके चैप्टर्स में डिवाइड हैं आगे चल के, तो हम ये इन सब को एक लाइन से पढ़ेंगे। अभी आप थोड़ा थोड़ा समझ लीजिए कि इनका मतलब क्या होता है। नेक्स्ट चैप्टर से आपको ये सारे चैप्टर्स डिटेल में मिलेंगे। फॉर एग्जाम्पल, एग्रीमेंट बाय वॉइड पर्सन ऑफ अनसाउंड माइंड। एग्रीमेंट वॉइड हो जाता है जब हम किसी अनसाउंड माइंड के साथ करते हैं तो, ठीक है। फिर नेक्स्ट पॉइंट आता है, एग्रीमेंट शुड बी डिफाइन एंड क्लियर। ये सारे के सारे वैलिड कॉन्ट्रैक्ट के ही पॉइंट हैं। एग्रीमेंट जो मैंने अभी आपको आगे ही बता दिया था, एग्रीमेंट जो होना चाहिए वो डिफाइन होना चाहिए और क्लियर होना चाहिए, इसलिए मैंने इसे डिफाइन नहीं किया यहाँ पे, आप इसे खुद से भी लिख सकते हैं। पॉसिबिलिटीज़ ऑफ परफॉर्मेंस, ये भी हम आगे पढ़ेंगे इसको, ये इतना इंपॉर्टेंट भी नहीं है, आप इसे थोड़ा सा समझा सकते हैं कि पॉसिबिलिटी ऑफ परफॉर्मेंस क्या है। लीगल फॉर्मेलिटीज़, agreement should be in writing stamped and attached, then only it is considered as enforceable agreement। जो लीगल फॉर्मेलिटीज़ होती हैं कॉन्ट्रैक्ट में कि कुछ डॉक्यूमेंट वाले जो होते हैं फॉर्मेलिटीज़, वो भी उसे पूरा करना पड़ता है, तभी हम कॉन्ट्रैक्ट को क्या बोलते हैं, वैलिड बोलते हैं। नेक्स्ट, अब ये इतने सारे जो वैलिड एसेंशियल ऑफ वैलिड कॉन्ट्रैक्ट है, इंपॉर्टेंट तो हैं ही, और इन्हें लर्न कैसे करना है, तो यहाँ पे ट्रिक दी हुई है। इस ट्रिक से आप याद कर सकते हैं एसेंशियल ऑफ वैलिड कॉन्ट्रैक्ट, हमेशा एग्जाम में पूछ लेता है, तो आप इसे याद कर सकते हैं। A3ECFL 3P, ए से हो गया फर्स्ट, 3 थे तो ए से फर्स्ट हो गया एग्रीमेंट, दूसरा हो गया एग्रीमेंट नॉट एक्सप्रेसली डिक्लेयर्ड वॉइड, फिर एग्रीमेंट शुड बी डिफाइन एंड क्लियर, ई से हो गया इन्फोर्सिबिलिटी, सी से कैपेसिटी ऑफ पार्टीज, एफ से फ्री कंसर्न, और एल से लॉफुल कंसिडरेशन, लॉफुल ऑब्जेक्ट, लीगल फॉर्मेलिटीज़, और पी से पॉसिबिलिटी ऑफ परफॉर्मेंस। यही सारे टॉपिक हैं जो कि फर्स्ट चैप्टर में कवर किए गए हैं और ये इंपॉर्टेंट है। अगर आप इनसे भी पढ़ लेते हैं तो आपके मार्क्स बहुत अच्छे आएंगे। ये इंपॉर्टेंट टॉपिक है जो कि कवर किए गए हैं, और अगर आप एज इट इज़ यही चीज़ एग्ज़ाम में भी लिख के आते हैं तो आपको फुल मार्क्स गेन होंगे इस चैप्टर में। और थैंक यू फॉर वॉचिंग।